थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी है किसकी, ऑफ प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। मतलब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जीरो केल्विन, ठीक है, मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस और जीरो केल्विन बोलो इसको। इसका मतलब S नॉट इक्वल टू जीरो एट T इक्वल टू जीरो केल्विन। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। वैसे तो सबके लिए एप्लीकेबल है ये, बट कुछ, जैसे CO है, NO है, N2O है, Cl2 है, ये जो है ना, इन केस में मतलब Cl2 कौन सा, सॉलिड, CO2 सॉलिड, N2O सॉलिड, NO सॉलिड, CO सॉलिड, अगर हम बनाते हैं तो दे आर नॉट, देयर एंट्रोपी मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी इज नॉट जीरो एट इवन जीरो केल्विन। इवन जीरो केल्विन पे भी इनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं है, मतलब उनका जो परफेक्ट ऑर्डर नहीं है पार्टिकल्स का, इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दीज आर एक्सेप्शंस टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये एक्सेप्शंस हैं एंड इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि ऐसे बताओ सब्सटेंस जिनका एंट्रोपी जीरो नहीं होता इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। तो दीज आर द फ्यू। तो इसके बेस पे हम बात करते हैं कि अगर ये जीरो नहीं है तो कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब जीरो नहीं है तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना इसकी। तो वैल्यू सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है CO। CO इस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि CO जो है उसके लिए बार बार बहुत सारी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, उसको रेजिडुअल, इनके लिए जो एंट्रोपी आएगी ना एब्सोल्यूट जीरो पे, उसको बोलते हैं बेटा रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी। तो रेजिडुअल एंट्रोपी हम इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, लेट अस से द केस ऑफ CO, रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ CO। तो CO के लिए अगर मुझे रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकता हूं मैं, तो याद रखना उसके लिए कि एक एंट्रोपी के लिए रिलेशन होता है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स लगाएं अगर हम, के नेचुरल लॉग ऑफ W, S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ W, ये रिलेशन होता है। अब ये W क्या है, इट इज द ways to arrange the particles, मतलब it is the number of ways to arrange the particles, to arrange the molecules। अब अगर मान लिया सॉलिड CO है तो CO की कितनी अरेंजमेंट होगी, बता सकते हो, सॉलिड CO की कितनी अरेंजमेंट्स होंगी।
हेलो, कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं बोलो? सॉलिड सीओ की कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं एट 0 केल्विन? तो आपको पता है कि देयर आर 2 पॉसिबल वेज टू अरेंज सीओ। कैसे? या तो वो इस तरह से होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ या ओ डबल बॉन्ड सी। वैसे तो इनमें कोई फर्क नहीं है, बट जब सॉलिड में अरेंज करते हैं तो वो फिर मूव नहीं कर सकते ना, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस कि उसको सी डबल बॉन्ड ओ की तरह लिखा है कि ओ डबल बॉन्ड सी की तरह लिखा है। तो दे दो वेज हो गए, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए दो वेज। वन मॉलिक्यूल हैज टू वेज। तो इसका मतलब कि अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो कितने वेज हो जाएंगे? 4, मतलब 2 रेस्ट पर 2। वैसे ही अगर मान लिया एवोगैड्रोस नंबर फॉर 1 मोल लेते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल में कितने होंगे पार्टिकल्स? तो W उनके लिए हो जाएगा 2 रेज टू पावर Na। व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर की 2 की पावर एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा। 2 वेज है एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, वेज टू अरेंज बनेंगे, दैट इज 2 रेज टू पावर Na। तो इस तरह से ये S जो है दैट इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर Na। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, S इक्वल टू K इंटू Na नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब बेटा K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K को अगर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है? गैस कांस्टेंट R बन जाता है ये, क्योंकि R क्या होता है? पर मोल, और K क्या होता है? पर मॉलिक्यूल, है ना। तो इस तरह से S बिकम्स इक्वल टू R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो R की वैल्यू आपको पता ही है, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यूज का मैंने वीडियो भेजा था कि R की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है? वो एक केमिकल काइनेटिक्स में किया था हमने, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू नहीं। ओहो बेटा, हाफ लाइफ पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स का, नेचुरल लॉग 2 अपॉन के 0.693 ओवर के किया था ये। तो याद रखनी है चीजें। तो 8.314 को 0.693 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो 5.7628 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये अपने पास दिस इज द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ CO। तो कैसे शुरू किया हमने कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग दिस इज द रिलेशन फॉर एंट्रोपी। इसको कुछ W को प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द गिवन मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि CO को अरेंज करने के लिए देयर आर 2 वेज। तो एक मॉलिक्यूल को अरेंज करना है तो 2 वेज हैं। तो अपने पास अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको अगर अरेंज करना है तो दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर Na।
ठीक है। और इनको और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ये नंबर ऑफ वेज को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। अगर आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो ये इसको माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं, पर अभी आप इतना याद रखो कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्टेट में इसको अरेंज करना है तो आप इस तरह से अरेंज करोगे उसको, या तो CO 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 या COOC COOC, देयर द वे टू अरेंज। तो इस तरह से Na मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है, एक मोल मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है CO के, तो जो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बनेगी, दैट इज इक्वल टू 2 raised to power Na, और दैट्स वाई S becomes equal to K नेचुरल ऑफ 2 upon raised to power Na। और बाकी अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो तो उसमें देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज। तो अगर वन वे टू अरेंज होगा तो ऑब्वियसली नेचुरल लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 0, लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 0, और देयरफॉर S आएगा 0। बट इन केसेस में जो वैल्यू आएगी दैट इज नॉट इक्वल टू 0 इवन एट 0 Kelvin, and this is called residual entropy at 0 Kelvin. So that's all for the day. Thank you so much. If you have any doubt, please do ask now. It's your turn. आज कम थे बच्चे, क्यों कि चले गए बाकी? तो ये W को और क्या बोलते हैं, दिस आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी बोलते हैं। इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स that are associated with configurations। ओके बेटा, तो आप रख सकते हो अब। और इसको R लिखा ना तो मोलर एंट्रोपी हो गया ना ये। दिस इज मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ CO, क्योंकि मैंने 1 मोल लिया CO का। और इसको और क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके बेटा, बाय बाय। You can leave now, please.